हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? होप अच्छे होंगे। और हम लगे हुए हैं आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए, जिसमें हमने क्वेश्चन बैंक हम देख रहे थे जो राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद द्वारा प्रकाशित की गई है। उसमें जो प्रश्न हैं उनके उत्तर नहीं दिए हुए हैं, केवल महत्वपूर्ण प्रश्न दिए हुए हैं। तो उसमें मदद करने के लिए मैं आपके साथ हूँ। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 2 जो कि है स्थिर विद्युत विभव एवं धारिता। अध्याय 1 के वीडियो हम बना चुके हैं, उसके सारे प्रश्नों को हम देख चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उस वीडियो को ज़रूर देखें, उसके पश्चात दूसरा अध्याय शुरू करें। तो पहले इसका अंक भार देख लेते हैं। जो दूसरा अध्याय है वो 3 अंक का है। उसमें आधे नंबर का एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, रिक्त स्थान का कोई प्रश्न है नहीं। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न है एक, जो कि 1 नंबर का है, और एक लघुत्तरात्मक प्रश्न होगा जो कि 1.5 नंबर का होगा। तो कुल मिला के ये कितने नंबर हो गए? 3 नंबर हो गए। अब आगे इसमें जो महत्वपूर्ण नियम, सूत्र और सिद्धांत यहाँ पे दिए गए हैं। एकल आवेश के कारण विद्युत विभव और विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव दिया हुआ है। इसी प्रकार से बहुत सारे इसमें जो महत्वपूर्ण एक तो सूत्र दिए हुए हैं, दूसरा कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट दिए हुए हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी रीडिंग है। अगर आप रिवीजन जब कर रहे हो या एग्ज़ाम के टाइम जब बहुत कम समय बचा हो तो इन फैक्ट को एक बार आप ज़रूर देखें, इससे आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो हमारा जो टारगेट है वो हम करेंगे इसके प्रश्न। तो आज हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। इनके उत्तर यहाँ नहीं दिए हुए हैं तो हम इनको समझेंगे और इनके उत्तर हम मार्क करेंगे। तो देखते हैं हम पहला क्वेश्चन कि समविभव पृष्ठ तथा विद्युत बल रेखाओं के बीच का कोण क्या होता है। देखिए, समविभव पृष्ठ क्या होता है कि ऐसा पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान क्या हो? समान हो। तो बिंदु आवेश के लिए जो समविभव पृष्ठ होता है वो कैसी होती है? ऐसे गोलाकार पृष्ठ वो होते हैं, क्योंकि इस गोलाकार पृष्ठ पर जितने भी बिंदु होंगे वो इसकी त्रिज्या, गोले की त्रिज्या पे होंगे, यानी कि दूरी उन बिंदुओं की सबकी समान रहेगी। तो यही तो फॉर्मूला होता है V = KQ/R। तो अगर R सेम है तो V भी क्या होगा? सेम होगा। तो अब दूसरी बात हमें पूछी कि विद्युत बल रेखाएं। देखें, अब जो बिंदु आवेश है उसके लिए विद्युत बल रेखाएं त्रिज्य दिशा में बाहर की ओर होती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इनके बीच जो है वो कोण कितने डिग्री का होगा? वो 90 डिग्री का होगा। तो समविभव पृष्ठ और विद्युत बल रेखाओं के बीच का जो कोण होता है वो होता है 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा C। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दो आवेश हैं, एक तो +Q है और दूसरा -Q है, एक निश्चित दूरी पर रखे हुए हैं। इन उनके बीचों बीच स्थित बिंदु पर क्या होगा आपको बताना है कि A है विद्युत क्षेत्र और विभव क्या दोनों शून्य होंगे? विद्युत क्षेत्र शून्य होगा परंतु विभव शून्य नहीं होगा, या फिर विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं होगा और विभव शून्य होगा, या नेक्स्ट है कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव कोई भी शून्य नहीं होगा। तो कुल मिला के हमें एक +Q आवेश दे रखा है, दूसरा -Q आवेश दे रखा है, और इनके एकदम बीचों बीच यानी कि जो मध्य बिंदु है, मान लेते हैं इधर से भी A दूरी पर, इधर से भी A दूरी पर। तो हमें ये बताना है कि इस मध्य बिंदु पर क्या E0 होगा या V0 होगा, या फिर दोनों ही 0 होंगे या दोनों ही 0 नहीं होंगे। तो ये एक प्रकार से विद्युत द्विध्रुवी है। तो इसमें आप देखें, पहले हम विद्युत क्षेत्र को देख लेते हैं। अब इस प्रश्न में दिशा देखना ही हमारे लिए सफिशिएंट होगा। तो पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा देखते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ पे कोई परीक्षण आवेश, धनात्मक आवेश मान लें तो +Q आवेश क्या करेगा? उसको प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इस तरफ जो है वो विद्युत क्षेत्र लगेगा। -Q आवेश, अब जो -Q आवेश है वो यहाँ पे जो धनात्मक परीक्षण आवेश होगा उसकी तरफ क्या करेगा? आकर्षित करेगा, यानी कि इसके कारण भी विद्युत क्षेत्र इस तरफ होगा। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि विद्युत क्षेत्र का चूंकि परिमाण तो समान होगा, क्योंकि दूरी भी सेम है, आवेश भी सेम है और दिशाएं भी क्या है? समान है। तो इसका मतलब विद्युत क्षेत्र तो 0 नहीं हो सकता। तो यहाँ तो ये कह रहा है विद्युत क्षेत्र दोनों शून्य है, नहीं। विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है, ये सही हो सकता है। और विद्युत क्षेत्र और विभव दोनों शून्य नहीं है, ये भी सही हो सकता है। तो अब विभव भी हमें देखना पड़ेगा। तो यहाँ अगर विभव की बात करें तो विद्युत क्षेत्र तो कैसी राशि है? सदिश राशि है। लेकिन जो विद्युत विभव है वो सदिश राशि नहीं है, वो अदिश राशि है। तो क्या होगा कि वो बीजगणितीय योग होगा। +Q के कारण तो क्या होगा? KQ/A होगा विभव,
और माइनस क्यू के कारण क्या होगा, माइनस के क्यू अपॉन ए होगा। तो प्लस के क्यू अपॉन ए और माइनस के क्यू अपॉन ए में कितना हो जाएगा हमारे पास, 0 हो जाएगा। ये फैक्ट हम पहले भी देख चुके हैं कि जो भी इस निरक्ष रेखा पर जो भी बिंदु होगा उस पर विभव क्या होता है, शून्य होता है। तो हमारे पास विभव तो शून्य है और विद्युत क्षेत्र शून्य नहीं है। हमारे पास सी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, करेक्ट इसमें हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट, सी में हम देखते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा। एक बिंदु आवेश है, उसके कारण किसी बिंदु पर विभव का मान कितना होगा। तो बिंदु आवेश के कारण विभव का जो मान होता है v, वो होता है के क्यू अपॉन आर, यानी कि जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो पहला ऑप्शन है दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, नहीं, वर्ग के नहीं है। दूरी के वर्ग के समानुपाती, नहीं, दूरी के व्युत्क्रमानुपाती, बिल्कुल। ये जो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है, v जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है दूरी के। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। पृथ्वी का विद्युत विभव शून्य माना जाता है क्योंकि पृथ्वी एक क्या है, पृथ्वी एक चालक है। पृथ्वी क्या है, चालक है, इसलिए इसका विद्युत विभव क्या माना जाता है, शून्य माना जाता है। देखिए v हमने क्या लिखा था, के क्यू अपॉन आर। तो के क्या होता है, 1/4π होता है। और जो चालक होते हैं उसी के लिए तो इसको हम लिखते हैं ε0 εr। तो εr इनफाइनाइट होता है, तो v क्या होता है, 0। ठीक है, तो हम पृथ्वी का विद्युत विभव क्या मानते हैं, शून्य मानते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या है, एक चालक। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि किसी चालक गोले के अंदर विद्युत विभव, हमें बताना है कि जो चालक गोला है उसके अंदर विद्युत विभव किस प्रकार से परिवर्तित होता है। ठीक है, केंद्र से, ये जो गोला है इसके केंद्र से अगर सतह की ओर आप जाओगे तो क्या विभव बढ़ता है, केंद्र से सतह की ओर क्या घटता है, और केंद्र से सतह की ओर क्या नियत रहता है, और सभी जगह शून्य रहता है। देखें, इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। देखें, विभव की परिभाषा देखिए आप। विद्युत विभव क्या होता है कि कोई आवेश है उसको आप अनंत से विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ला रहे हो, एकांक आवेश को, तो उसमें जो आपको कार्य करना पड़ेगा वही क्या होता है, विद्युत विभव होता है। तो कार्य हम कब करना पड़ेगा, किसके विरुद्ध करना पड़ेगा, विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि अगर कोई चालक गोला है तो उसके अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, 0 होता है। अब अंदर अगर विद्युत क्षेत्र ही शून्य है तो क्या हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा। तो अगर आप उसको अनंत से सतह पर ले आए, वहां तक ही कार्य करना पड़ेगा, अंदर आपको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। यानी कि अंदर जो विभव होगा वो सतह वाला ही विभव होगा, उसमें एक्स्ट्रा कुछ कार्य ऐड नहीं होगा। यानी कि केंद्र से सतह की ओर ये क्या रहता है, नियत रहता है, कांस्टेंट ही रहता है। ये इस प्रकार से कुछ ऐसा ग्राफ आता है कि यहां तक तो क्या रहता है, नियत रहता है सतह तक। उसके बाद क्या होता है, आर के साथ ये चेंज होता है, कम होता जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं बच्चों कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव अधिकतम तथा न्यूनतम होगा। देखिए, विद्युत विभव के कारण हमने फॉर्मूला पढ़ा था, होता है हमारे पास के पी कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो थीटा पे ही डिपेंड करता है। जब द्विध्रुव एक्स तथा बिंदु व द्विध्रुव को मिलाने वाली रेखा, ये किसके बीच कोण होता है, ये अपने पास -q + q। तो द्विध्रुव और इस बिंदु को मिलाने वाली रेखा के बीच में जो कोण होता है वही क्या होता है, अपने पास थीटा होता है। तो अब कोस थीटा जब अधिकतम होगा तब v अधिकतम होगा, कोस थीटा जब न्यूनतम होगा तब v न्यूनतम होगा। तो हम जानते हैं कि कोस का अधिकतम मान जो होता है वो 0 डिग्री पर होता है ना, कोस 0 ही तो 1 होता है। तो 0 डिग्री पर जो मान होगा वो अधिकतम होगा। तो कहाँ है, 0 डिग्री। और हम जानते हैं कि कोस 90 डिग्री कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, तो और कोस 180 डिग्री भी कितना होता है, देखिए इस प्रकार से कोस का ग्राफ होता है। तो 0 डिग्री 1 होता है, 180 0 डिग्री ये हो गया। अगर न्यूनतम की हम बात करें तो देखें, कोस का जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। तो 0 पे तो 1 होता है 0 डिग्री पे, ठीक है, और 90 डिग्री पे 0 होता है, और 180 डिग्री पे क्या होता है, -1 होता है। तो न्यूनतम हो गया 180 डिग्री पे और अधिकतम हो गया 0 डिग्री पे। तो 0 डिग्री तथा 180 डिग्री, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे हम देखने वाले हैं
कि 5 कूलाम का एक आवेश 0.5 मीटर से विस्थापित किया जाता है। एक कोई आवेश था हमारे पास Q 5 कूलाम का, उसको हमने विस्थापित किया है 5 मीटर से। तो विस्थापित करेंगे हम किसके विरुद्ध? विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध करेंगे। और इस प्रक्रिया में किया गया कार्य कितना है? 10 जूल। तो हमारे पास जो W है वो कितना है? 10 जूल है। और Q है वो कितना है? 5 कूलाम है। तो विभवांतर, हम जानते हैं विभवांतर की परिभाषा क्या होती है कि जो कार्य किया जाएगा एकांक आवेश के लिए वही क्या होता है? विभवांतर यहाँ पे होता है। W/Q यहाँ पे होता है। तो W कितना है हमारे पास? W हमारे पास है 10 जूल और Q कितना है? 5 कूलाम। तो हमारे पास विभवांतर कितना हो जाएगा? 2 वोल्ट हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो ये 7वें में करेक्ट ऑप्शन हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन भी ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि 20 कूलाम आवेश, अब की बार Q कितना दे दिया? 20 कूलाम दे दिया। A से 20 तक 0.2 मीटर तक लाने में किया गया कार्य कितना है? 2 जूल है। W कितना हो गया? 2 जूल हो गया। तो दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर वही हमें निकालना है, VAB। तो क्या हो जाएगा? W/Q। W यहाँ पे कितना है? 2 जूल है। Q यहाँ पे कितना है? 20 कूलाम है। तो ये हो जाएगा कितना? 1/10 यानी कि 0.1। तो 0.1 वोल्ट यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे देखते हैं हम। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, इसको अच्छे से समझे आप। एक संधारित्र को बैटरी द्वारा आवेशित करके, कोई एक संधारित्र था उसको हमने बैटरी लगाई और आवेशित कर दिया, मान लो Q चार्ज से उसको आवेशित कर दिया, इधर प्लस चार्ज Q चार्ज, इधर माइनस Q चार्ज। फिर बैटरी को विच्छेदित कर देता। अब हमने बैटरी क्या कर दी? हटा ली। तो चार्ज इस पर क्या हो गया? फिक्स्ड हो गया। अब चूंकि बैटरी नहीं है तो इस पर चार्ज चेंज नहीं हो सकता, तो जितना इस पे दिया हुआ था वो फिक्स हो गया। अब संधारित्र के पट्टिकाओं के बीच डाई इलेक्ट्रिक या परावैद्युत हमने इसके बीच में लगा दिया, परावैद्युत पदार्थ हमने इसके बीच में लगा दिया, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? देखिए चार्ज Q फिक्स हो गया, ठीक है। अब हम धारिता की बात करते हैं। देखिए तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं इसके क्या क्या ऑप्शन है कि संधारित्र पट्टिकाओं पर आवेश में कमी, तो एक आवेश के बारे में बात करनी है और विभवांतर के बारे में बात करनी है, ठीक है। फिर विभवांतर और संचित ऊर्जा, तो 3 चीज़ों के बारे में बात करनी है। एक तो आवेश के बारे में बात करनी है, एक विभवांतर के बारे में बात करनी है, एक संचित ऊर्जा के बारे में बात करनी है। तो अब यहाँ पे चूंकि हमने बैटरी तो हटा दी तो Q तो चेंज नहीं होगा, तो Q क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। तो आवेश में कमी, ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया? गलत हो गया। आवेश में कोई परिवर्तन नहीं है, ठीक लग रहा है, लेकिन यहाँ पे V और U भी हमें देखना पड़ेगा। अब अगर अपन C की बात करें, देखिए धारिता की बात करें तो अगर आपने परावैद्युत लगाया है तो वो क्या हो जाता है? एप्सिलॉन R गुना धारिता बढ़ जाती है। अगर एप्सिलॉन R इसका परावैद्युतांक है तो क्या हो जाता है? धारिता एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है, क्योंकि निर्वात में तो होती है एप्सिलॉन नॉट A/D। बट अगर आपने मीडियम कुछ रख दिया तो क्या हो जाती है? एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A/D। तो एप्सिलॉन R गुना बढ़ जाती है, तो धारिता हमेशा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। अब हम देखते हैं Q इक्वल टू होता है हमारे पास C × V। तो अब धारिता तो क्या हो गई? बढ़ गई, लेकिन Q क्या रहना चाहिए? स्थिर रहना चाहिए। तो V को क्या होना पड़ेगा? कम होना पड़ेगा, यानी कि C बढ़ेगा और V क्या होगा? कम होगा। अब यहाँ पे एक बात देखें तो हमारे पास क्या आ गई? Q तो क्या रहेगा? स्थिर रहेगा, और V क्या होगा? कम होगा, और C क्या होगा? बढ़ेगा। ये तीनों चीजें हमारे पास आ गई। अब हम ऊर्जा की भी बात कर लेते हैं। U क्या होता है? 1/2 हाफ CV²। अब यहाँ देखिए C पे भी डिपेंड कर रहा है और V पे भी डिपेंड कर रहा है। C तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, V क्या हो रहा है? घट रहा है। बट हमें देखना है कि ज़्यादा इफेक्ट किसका पड़ेगा, क्योंकि V की पावर 2 है तो V का इफेक्ट यहाँ पे ज़्यादा पड़ेगा, और V क्या हो रहा है? V हो रहा है कम, तो U भी क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ Q रहेगा स्थिर और V क्या हो जाएगा? कम, और U भी क्या हो जाएगा? कम, और C तो क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये हमें ऑप्शन जहां पे मिले वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। तो देखते हैं कि संधारित्र में पट्टिका पर आवेश में कमी, नहीं जी आवेश में कमी नहीं हो रही है, तो ये तो हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पट्टिकाओं पर विभवांतर में वृद्धि नहीं, कमी हो रही है भाई विभवांतर में। नेक्स्ट है पट्टिकाओं पर विभवांतर में कमी, राइट। ऊर्जा में कमी, राइट, परंतु पट्टिकाओं के आवेश पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे C होगा। देखिए कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि किसी आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा निम्न में से किस सूत्र से दी जा सकती है। तो ये हम जानते हैं, जो स्थितिज ऊर्जा है उसके 3 सूत्र हैं। आप या तो लिख लें हाफ CV², या लिख लें
1/2 Q/V, या इसको लिख दें Q²/2C। तो यहाँ पे हमारे पास Q²/2C जो है वो करेक्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। प्रत्येक आवेशित संधारित्र में ऊर्जा रहती है। देखिए आवेशित संधारित्र को जब आवेशित किया है हमने, तो ये पूछ रहा है कि ऊर्जा कहाँ पे रहती है। क्या धनावेश पर रहती है, क्या धनावेश और ऋणावेश दोनों पर रहती है, क्या पट्टिकाओं के मध्य में रहती है, या संधारित्र की प्लेट के सिरों पर रहती है। क्या यहाँ पे रहती है या सिरों पे। देखें जब हम आवेश जो संधारित्र है उसको आवेशित करते हैं तो इसके पट्टिकाओं के बीच में क्या होता है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और विद्युत क्षेत्र में ही क्या रहती है, विद्युत ऊर्जा रहती है। तो यानी कि संधारित्र में जो ऊर्जा संग्रहित रहेगी वो कहाँ रहेगी, पट्टिकाओं के मध्य में। तो ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 हम देखेंगे कि सी धारिता के संधारित्र में संचित ऊर्जा क्या होगी जबकि उसका विभव V बढ़ाया जाए। ये हम पहले भी देख चुके हैं, क्या होगी, 12CV² होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कि जब दो आवेशित चालकों पर परस्पर स्पर्श कराया जाता है तो दो चालक हैं उनको क्या कराना है, हमें स्पर्श करवाना है। मान लीजिए स्पर्श करवा दिया या हमने तार लगा दिया, कुछ भी लगाओ। अगर इस पे चार्ज Q1 होता है और इस पे चार्ज पहले Q2 होता है तो अब क्या होगा, दोनों पे क्या हो जाएगा, जिस पे चार्ज ज़्यादा है उस तरफ से, जिधर चार्ज कम है उसकी तरफ आवेश का क्या होगा, प्रवाह होगा। और कुछ टाइम बाद दोनों पे ही क्या हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा Q1 + Q2/2 और इस पे भी हो जाएगा Q1 + Q2/2। तो देखिए पहले चार्ज कितना था, टोटल चार्ज Q1 + Q2। बाद में चार्ज कितना हो गया, बाद में चार्ज ये भी Q1 + Q2 का आधा, ये भी Q1 + Q2 का आधा, तो ये भी क्या हो जाएगा, Q1 + Q2। यानी कि जो कुल चार्ज है, देखिए इंडिविजुअल चार्ज की बात नहीं कर रहा हूँ कि इस पे चार्ज संग्रहित रह जाए, इस पे चार्ज संग्रहित रह जाए। कुल जो चार्ज होगा वो क्या होगा, स्थिर संरक्षित रहता है। दूसरी हम बात करें ऊर्जा की। देखें जो ऊर्जा होती है उसकी यहाँ पे क्या होती है, हानि होती है। स्थिर विद्युत ऊर्जा की यहाँ पे क्या होती है, हानि होती है। ऐसा एक क्वेश्चन आप करके देख सकते हैं, ऐसा जो न्यूमेरिकल भी है वो भी आता है। तो स्थिर विद्युत ऊर्जा की तो हानि होती है, लेकिन जो टोटल ऊर्जा है, यानी कि हानि किस में होगी भाई, थोड़ी उष्मा के रूप में हानि होगी ना, जिस तार में उष्मा बहेगी उसके कारण कुछ हानि होगी। लेकिन अगर कुल ऊर्जा की बात करें तो कुल ऊर्जा तो क्या रहती है, हमेशा सुरक्षित रहती है। तो यहाँ पे अब हम ऑप्शन देखते हैं कि दोनों चालकों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, दोनों चालकों का आवेश संरक्षित रहता है। देखिए दोनों चालकों का आवेश संरक्षित रहता है, क्या इसका भी आवेश संरक्षित और इसका भी आवेश संरक्षित रहता है, नहीं। दोनों चालकों की कुल ऊर्जा संरक्षित रहती है, क्या इसकी भी ऊर्जा संरक्षित रहती है, इसकी भी ऊर्जा नहीं, अकेले नहीं रहती है। आवेश और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहती है। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है कि आवेश भी संरक्षित रहता है और ऊर्जा भी सुरक्षित रहती है। कुल की बात वो कर रहा है, पूरे सिस्टम की बात कर रहा है, इंडिविजुअल आवेशों की बात नहीं कर रहा है। क्या परिणामी विभव प्रारंभिक विभवों के माध्य के तुल्य होता है, ये जो है फैक्ट हमेशा सही नहीं होता। जो परिणामी विभव होता है V, देखिए मान ले पहले इसके ऊपर विभव V1 था, इसके ऊपर V2 था, तो बाद में क्या हो जाता है, दोनों के ऊपर जो कॉमन विभव आ जाता है V। ठीक है, तो वो जो V होता है वो होता है C1V1 + C2V2 अपॉन में C1 + C2। तो जो अगर C1 = C2 होता है तभी V = V1 + V2/2 होता है। तो ये तो एक पर्टिकुलर कंडीशन होगी कि जब दोनों ही जो चालक गोले हैं वो समान होंगे, यानी कि सेम मटेरियल के होंगे, उनके धारिताएं समान होगी, तभी ये वाला ऑप्शन होगा। ऐसा उसने हमें पहले कुछ कहा नहीं है। तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, वो C ही यहाँ पे होगा। चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता निर्भर करती है। तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किस पे निर्भर करती है, देखें क्या वो प्रयुक्त धातु के प्रकार पर निर्भर करती है, क्या प्लेटों की मोटाई पर निर्भर करती है, क्या प्लेटों के मध्य आरोपित विभवांतर पर निर्भर करती है, या प्लेटों के मध्य की दूरी पर निर्भर करती है। तो ये किस बात पर निर्भर करती है ये हमें देखना है। तो देखिए फॉर्मूला हमें पता है C = ε0A/d। तो ये किस पे निर्भर कर रहा है, A पे निर्भर कर रहा है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर कर रहा है। क्या A यहाँ पे है, नहीं है, तो क्या बच गया, D बच गया कि प्लेटों के जो मध्य की दूरी है उस पर निर्भर करता है, उसके व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया हमारे पास D, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं
कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C है, यदि उनकी प्लेटों के मध्य की दूरी आधी कर दें तो धारिता का मान क्या होगा। देखिए C जो होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, यानी कि C जो है वो व्युत्क्रमानुपाती है D के, प्लेटों की मध्य की दूरी के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर आप D को आधा कर देते हो तो C क्या हो जाएगा, दुगुना हो जाएगा। तो हमारे पास ये हो गया B क्या हो जाएगा, 2C यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि क्या है ये दूरी के व्युत्क्रमानुपाती है। क्या संधारित्र में परावैद्युत माध्यम के रूप में धातुओं का उपयोग कर सकते हैं। देखिए धातुएं जो होती है उनका परावैद्युतांक कितना होता है, एप्सिलॉन R जो धातुओं का होता है वो अनंत होता है। तो यहाँ पे C जो होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन R A अपॉन D। तो एप्सिलॉन R अनंत हो गया तो C भी क्या हो गया, अनंत हो गया। तो क्या यूज कर सकते हैं, नहीं, ये हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं धातुओं का, क्योंकि फिर तो परावैद्युत का मतलब ही नहीं रह गया, धारिता क्या हो गई, अनंत हो गई यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जब संधारित्र में परावैद्युत वायु के स्थान पर K परावैद्युतांक के पदार्थ को रखा जाता है, अब की बार एप्सिलॉन R की जगह यहाँ क्या लिख देंगे, K लिख देंगे भाई। तो C इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। ये क्या था, निर्वात में था, तो C क्या हो गया, K गुना यहाँ पे बढ़ गया, C नोट की तुलना में, निर्वात की तुलना में K गुना यहाँ पे बढ़ गया, तो धारिता K गुना बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 हम देखते हैं कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती है, कब बढ़ती है, C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। तो या तो A बढ़ जाए या D घट जाए, यानी कि प्लेटों के मध्य की दूरी घट जाए या फिर A बढ़ जाए। तो क्षेत्रफल कम करने पर नहीं, क्षेत्रफल तो बढ़ाना पड़ेगा, दूरी बढ़ाने पर नहीं, दूरी कम करनी पड़ेगी, इसका क्षेत्रफल बढ़ाने पर बिल्कुल। तो C इसका आंसर हो जाएगा। 19 हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, किसी कुचालक का परावैद्युतांक नहीं हो सकता। भाई कुचालक ही है तो उसका परावैद्युतांक अनंत नहीं हो सकता, क्योंकि अनंत तो किसका होता है, धातुओं का होता है, चालकों का होता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो गया डी। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं कि एक आवेशित संधारित्र की प्लेटों के बीच किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, सेम वही फॉर्मूले C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, क्या प्लेटों की दूरी के समानुपाती होता है, नहीं, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, बिल्कुल सही है, प्लेटों के बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती ये होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया यहाँ पे B। अच्छा सॉरी, यहाँ पे हमें धारिता नहीं पूछी है, यहाँ पे हमें पूछा है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे पूछी है। देखिए जो समांतर प्लेटें होती है उनके बीच जो विद्युत क्षेत्र होता है उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट। तो क्या यहाँ पे दूरी पे कोई दिख रहा है डिपेंडेंस, दूरी पे कोई डिपेंडेंस यहाँ पे नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कि प्लेटों के बीच की दूरी पर ये निर्भर नहीं करती। क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेटों के बीच की दूरी के पर निर्भर नहीं करती है। क्वेश्चन नंबर 21 हम देखते हैं कि एक समांतर प्लेट संधारित्र को सर्वप्रथम आवेशित किया जाता है, फिर इसकी प्लेटों के बीच परावैद्युतांक पट्टिका रख दी जाती है। अपरिवर्तित रहने वाली राशि कौन सी है, तो अपरिवर्तित हमारे पास रहता है क्या, आवेश। ऐसा क्वेश्चन हम पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनल क्वेश्चन है ऑप्शनल का, क्वेश्चन नंबर 22। काफ़ी अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि संलग्न में 3 संधारित्र दिए हुए हैं जिनकी धारिताएं C1 C2 C3 है, बैटरी से संयोजित किया गया है, तो सत्य संबंध कौन सा है। देखिए ये C1 हो गया, ये C2 हो गया, ये C3 हो गया, इस पे वोल्टेज V1, इस पे V2, इस पे V3 और टोटल जो वोल्टेज लगाया गया है बाहर से बैटरी द्वारा वो है V। तो यहाँ आपको क्या ध्यान में रखना है कि एक संधारित्र का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन ध्यान में रखना है। तो अगर श्रेणी क्रम संयोजन होता है, अगर श्रेणी क्रम संयोजन है तो जो चार्ज होता है, चार्ज तो क्या रहता है, समान रहेगा। सभी संधारित्रों पे चार्ज क्या रहेगा, समान रहेगा, और विभवांतर क्या रहेगा, अलग अलग वहां पे रहेगा। वहीं अगर हम समांतर क्रम की बात करें, समांतर संयोजन की बात करें, तो वहां पे V क्या होगा, समान रहेगा, वहां पे V समान रहेगा, क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, पॉइंट क्या होते हैं, एक ही बिंदु पे जुड़े होते हैं। लेकिन Q वहां पे क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो यहाँ पे देखें आप, ये C2 और जो C3 हैं ये क्या हैं, एक ही पॉइंट पे जुड़े हुए हैं, इनके ये एक पॉइंट, ये एक पॉइंट, दोनों पॉइंट ही अगर समान हैं तो विभवांतर भी क्या होगा, समान ही होगा। यानी कि यहाँ इस केस में V2 इक्वल टू क्या है, V3 है। यानी कि इन दोनों पॉइंट के बीच में आप विभवांतर चाहे तो V2 लिख दे, चाहे क्या लिख दे, V3 आप लिख सकते हैं। और यहाँ पे विभवांतर कितना है, यहाँ पे इन दोनों पॉइंट के बीच विभवांतर V1 है, और टोटल कितना हो जाएगा, V है। तो V इक्वल टू यहाँ होना चाहिए V1 प्लस V2, या हम कह सकते हैं V इक्वल टू V1 प्लस V3, दोनों में से आप कुछ भी कह सकते हैं।
फिर हम बात करते हैं चार्ज की, आवेश की। यहाँ पे देखिए ये कैसा क्रम है, समांतर क्रम है, तो Q2 और Q3 क्या होंगे, अलग अलग होंगे। लेकिन ये आए कहाँ से, Q1 से। टोटल चार्ज यहाँ पे कितना था, यहाँ से कितना आ रहा था, Q चार्ज आ रहा था, और वही Q चार्ज क्या हुआ, कुछ यहाँ पे जाएगा और कुछ यहाँ पे जाएगा। तो यानी कि टोटल चार्ज जो है वो Q1 था, वही डिस्ट्रीब्यूट होके कितना बना, Q2 प्लस Q3 यहाँ पे बना है। तो ये रिलेशन हमें यहाँ मिलेंगे कि V इक्वल टू होगा V1 प्लस V2 या फिर V इक्वल टू V1 प्लस V3 और Q1 इक्वल टू होगा Q2 प्लस Q3। तो अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू Q3, नहीं, यहाँ तो क्या होता है Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 होता है। V1 इक्वल टू सारे, नहीं जी, सारे समांतर क्रम में है ही नहीं। फिर यहाँ पे देखिए Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 सही हो सकता है, Q1 इक्वल टू Q2 प्लस Q3 ये भी सही हो सकता है। लेकिन दूसरी क्या कंडीशन है, विभवांतर देखेंगे हम। यहाँ पे तो लिखा है V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, नहीं जी, V इक्वल टू V1 प्लस V2 बिल्कुल सही है। और अगर यहाँ पे ऐसा भी कह देता V इक्वल टू V1 प्लस V3 तो ये भी क्या होता, सही होता। तो देखिए बच्चों, हमने जो अध्याय 2 है उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमने देख लिए हैं। काफ़ी अच्छे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन थे, काफ़ी कंसेप्ट वाले क्वेश्चन थे। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप जो अपने पास जो भी कॉपी है उसमें इन प्रश्नों को करें, या फिर इसका प्रिंट आउट निकाल कर इसी में ही आप उत्तर को लिख लें। उम्मीद है आपको इससे काफ़ी लाभ पहुंचा होगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको ज़रूर शेयर करें और ऐसे ही पढ़ते रहें। थैंक यू।